So our today's topic is plant breeding for disease resistant plant. Plant breeding for disease resistant plant. डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर जो हमें डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाने हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्लांट डिजीज क्या होती हैं। तो पहले हम लोग प्लांट डिजीज के बारे में देख लेते हैं। प्लांट्स में अलग अलग तरह की डिजीज होती हैं और ये डिजीज कॉज करने के लिए कुछ एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं पैथोजन। तो प्लांट में जो डिजीज हैं, plant disease is caused by pathogen। पैथोजन की वजह से होंगी प्लांट डिजीज। ठीक है, पैथोजन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करें। और इनमें कौन कौन से हो सकते हैं? इनमें पैथोजन हो सकते हैं हमारे बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, वायरस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेमाटोडा हो सकते हैं, नेमाटोड। ये जो सारे पैथोजन हैं ये हमारे प्लांट की प्रोडक्टिविटी को, या जो यील्डिंग है हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको लगभग 20 से 30% घटा देते हैं। तो दे रिड्यूस प्रोडक्टिविटी अप टू 20 to 30% रिड्यूस कर देंगे प्रोडक्टिविटी को। तो 20 से 30% प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो लगभग 20 से 30% कम हो गई। तो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। अब जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो क्या करना है हमको? हमें इनको रिमूव करना है। अब ये बैक्टीरिया को, फंजाई को, वायरस को, नेमाटोडा को, इनको हटाना है अपनी क्रॉप से। तो इनको हटाने के लिए क्या करेंगे हम? भाई इनसे अपनी क्रॉप को बचाने के लिए हम कुछ केमिकल यूज करेंगे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट या क्रॉप्स वी यूज केमिकल्स। हम कुछ केमिकल्स यूज करेंगे और वो केमिकल्स क्या हो सकते हैं? वो केमिकल हो सकते हैं पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, हर्बिसाइड यूज कर सकते हैं। अब हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड से ये जो हमारे पैथोजन हैं ये तो रिमूव हो गए, लेकिन इनसे ना हमारी क्रॉप को एक नुकसान हुआ। और लॉस क्या हुआ हमारी क्रॉप को इनसे? लॉस इनसे ये हुआ कि सॉइल की जो सैलिनिटी है वो बढ़ गई। सॉइल के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ गई, सैलिनिटी बढ़ गई। तो इनसे क्या होगा? जो ये पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड है ये क्या करेंगे? दे इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी। इन्होंने सॉइल की सैलिनिटी को बढ़ा दिया। और दूसरा क्या करा इन्होंने? जब सॉइल सैलिनिटी बढ़ेगी तो इससे ह्यूमंस को क्या होगा? हार्म होगा। तो दे हार्म टू ह्यूमंस, या हम बोल सकते हैं एनिमल्स। इनको इससे नुकसान होगा। अब इन सारी चीजों को हमें अवॉइड करना है। यानी कि हमें क्या करना है? हमें इन पैथोजन को भी रिमूव करना है ताकि ये हमारी क्रॉप को खराब ना करें। और दूसरा, हमें सॉइल सैलिनिटी को मेंटेन करना है और ह्यूमन को उससे कोई हार्म ना हो, ऐसा कोई तरीका निकालना है। तो इन सब के लिए हमने क्या करा? हमने डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप प्रोड्यूस करी। टू अवॉइड
To avoid such condition, we create disease resistant क्रॉप। हमने डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप बनाई, और डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप जो हमने बनाई उसके लिए हमने कुछ मेथड्स यूज करी। तो इसमें क्या क्या मेथड आए? यदि जो मेथड्स की बात करें डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने के लिए जो हमने मेथड्स यूज करे वो मेथड्स कौन कौन से थे? उसमें आपके पास आते हैं, सबसे पहला तो वही है कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। दूसरा हमने क्या किया इसमें? दूसरा हमने इसमें किया म्यूटेशनल ब्रीडिंग, और तीसरा हमने इसमें परफॉर्म किया मॉडर्न ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग के स्टेप आप जानते ही हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं और क्या करते हैं, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये वाला हम पढ़ चुके हैं, पहला वाला। अब हम पढ़ेंगे म्यूटेशनल और मॉडर्न ब्रीडिंग, म्यूटेशनल एंड मॉडर्न ब्रीडिंग। ओके, ये नोट करिए आप लोग। डन भाई, हो गया नोट डाउन ये? ओके, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद जो फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉडर्न ब्रीडिंग। तो ये नोट कर लिया आप सभी ने, हेडिंग दीजिएगा मॉडर्न ब्रीडिंग। मॉडर्न ब्रीडिंग, मॉडर्न ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं? मॉडर्न ब्रीडिंग में मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया था कि इसके अंदर हम लोग मॉलिक्यूलर टूल्स का यूज करेंगे। तो इसके स्टेप क्या 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 रहेंगे? यदि जो इसके स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप इसके अंदर होगा, सबसे पहले स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म, स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म। सबसे पहले जर्म प्लाज्म को यानी कि एलील्स को हम आइसोलेट करेंगे, देखेंगे उसको कि कौन से एलील हमें चाहिए, और उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? जर्म प्लाज्म स्क्रीनिंग के बाद फिर हम सेलेक्टेड पेरेंट्स में हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे। हाइब्रिडाइजेशन
ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमारा हाइब्रिड आएगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि सिलेक्शन या इवेलुएशन ऑफ हाइब्रिड। इनकी मिक्सिंग से जो रिजल्ट आया उसको हम अलग कर लेंगे और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग, और फिर मार्केट में उसको रिलीज कर देंगे, रिलीज ऑफ न्यू वैरायटी, न्यू वैरायटी को फिर रिलीज करेंगे। तो ये हमारे स्टेप रहेंगे मॉडर्न ब्रीडिंग के अंदर। अब प्लांट में होने वाली कुछ डिजीज हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी डिजीज है प्लांट में होने वाली? तो प्लांट्स में होने वाली अगर डिजीज की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज हम समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज, ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे एक है फंगल डिजीज, सबसे पहले फंगल डिजीज कौन सी है? फंगल डिजीज है ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं के ऊपर जो ब्राउन कलर की रस्ट जम जाती है, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगस की वजह से होती है। जो गेहूं का स्ट्रक्चर है वो ब्राउनिश ब्राउनिश होने लगता है। और सेकंड है ब्राउन, उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज, एक तो क्या फंगल डिजीज, दूसरा है बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में एक तो आपकी आती है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ना अंदर से लाल पड़ जाता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। और दूसरी डिजीज है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो पे ना ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू काला पड़ जाएगा अंदर से। और थर्ड जो हमारे पास आता है वो है वायरल डिजीज। और वायरल डिजीज अगर देखेंगे तो इसमें ना फ्लूइड बनते हैं। जैसे पहली डिजीज के अंदर हो गई टोबैको टोबैको मोजेक डिजीज, ये कौन करता है? टोबैको मोजेक वायरस। दूसरी हमारे पास में हो गई टर्निप मोजेक डिजीज, टर्निप TURNIP, टर्निप मोजेक डिजीज। अच्छा, टर्निप जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का या रूट का? टर्निप मोजेक डिजीज, ठीक है। बताइए भाई, टर्निप किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का या रूट का? चलिए सोचिएगा, बता दीजिएगा। रूट का सर। तो ये नोट कर लिया आपने, रूट का, शाबाश, वेरी गुड। हम इसके बाद आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है, एक हम टेबल बनाएंगे कि जैसे हमने प्लांट ब्रीडिंग का यूज करके कुछ हमने क्रॉप्स प्रोड्यूस किए हैं जो कि डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। कई बार क्या करता है, ये टेबल दे देता है सीधी, और इस टेबल से कुछ पार्ट उसमें मिसिंग कर देगा और कहेगा इन पार्ट को फिल करिए। तो आपके एकेडमिक सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार इसको आप लोग टेबल को ध्यान से देखेंगे। इसमें हम हेडिंग देते हैं सम डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप, सम डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप प्रोड्यूस बाय प्लांट ब्रीडिंग, जो प्लांट ब्रीडिंग से बनाई गई हैं। और इसमें एक तरफ आ जाएगा सीरियल नंबर, एक तरफ आ जाएगा क्रॉप, और जो उसकी सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो हमने प्रोड्यूस की है, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है ये। और यहाँ पर आ जाएगा रेजिस्टेंस टू डिजीज, ये किस बीमारी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट टू डिजीज। ठीक है जी। देखिए, जैसे सबसे पहले एक वैरायटी है वीट की, क्रॉप है वीट।
तो वीट की जो वैरायटी बनाई गई वो है हिमगिरी, और जो हिमगिरी वैरायटी है ये किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है? रेजिस्टेंस टू लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट, इसमें पत्ती पे और उसके स्ट्रिप पे रस्ट नहीं लगता। और दूसरा है हिल बंड, इन दोनों डिजीज से क्या है, ये रेजिस्टेंट है। इसके अलावा सेकंड वैरायटी हमारे पास आती है वीट के बाद, ब्रासिका। ब्रासिका की जो वैरायटी है वो है, जो नई वैरायटी बनाई है, पूसा स्वर्णिम। पूसा स्वर्णिम, जिसे कॉमनली बोलते हैं करण राई। ठीक है, करण राई, स्पेलिंग ठीक करिएगा, RIA भी बोल सकते हैं इसको, RIRYE भी लिख सकते हैं, करण राई। और ये क्या है? ये रेसिस्टेंट है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। क्रूसीफर से आपको याद आ रहा होगा क्रूसीफेरी फैमिली, जो हमारा ब्रासिका है ना, ये बिलोंग करता है क्रूसीफेरी फैमिली को। और थर्ड वन जो हमारे पास आता है, थर्ड वन वो है कॉलीफ्लावर। और कॉलीफ्लावर की जो वैरायटी है वो आती है पूसा सुब्रा। पूसा सुब्रा, और दूसरी है पूसा स्नोबॉल K1। पूसा स्नोबॉल K1। और ये किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है? ये है ब्लैक रॉट के अगेंस्ट, ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, इसमें ना जो इनर पार्ट होता है इसका वो ब्लैक पड़ जाता है। जैसे आप देखते हैं ना गोभी के अंदर काले काले धब्बे पड़ गए हैं, तो वो चीज इसके अंदर नहीं पड़ेगी, इन दोनों वैरायटी में वो नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, फोर्थ वन है काओपिया। काओपी क्या होता है? काओपी जो आप खाते हैं, लोबिया, जो राजमा के जैसा दिखता है। काओपी की एक वैरायटी आती है पूसा कोमल। अब देखो इसको ना कैसे आप याद कर सकते हो पूसा कोमल को, जो काओपी होता है ना, लोबिया, लोबिया को जब खाएंगे पानी में होगा तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। ठीक है, तो कैसा हो गया, सॉफ्ट मतलब बहुत कोमल हो गया, इसलिए काओपी की वैरायटी क्या हो गई, पूसा कोमल। तो पूसा कोमल जो है ये बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, बैक्टीरियल ब्लाइट। और जो लास्ट हमारे पास आता है वो है चिली की वैरायटी है, मिर्ची। मिर्ची की वैरायटी है पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार, देखो इसको कैसे याद कर सकते हो आप, मिर्ची तो हम हर डिश में डालते हैं, तो सदाबहार हो गई मिर्ची, इसलिए पूसा सदाबहार। तो जो पूसा सदाबहार है ये किसके रेजिस्टेंट है? ये रेजिस्टेंट है चिली, चिली मोजेक डिजीज के अगेंस्ट, और TMV डिजीज के अगेंस्ट। ठीक है, दो याद करने आपको, चिली मोजेक डिजीज और TMV डिजीज। तो इसी के साथ हमने ये हमारा कवर कर लिया मॉडर्न ब्रीडिंग, और मॉडर्न ब्रीडिंग से हमने ये कुछ वैरायटी डेवलप की है। इसके बाद थर्ड वन हम पढ़ते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग। म्यूटेशनल ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं और उससे हमने कौन कौन सी वैरायटी बनाई है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ये नोट्स आपके पास पहले ही अवेलेबल होंगे, तो आप लोगों ने ये बना भी रखे होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडर्न म्यूटेशनल ब्रीडिंग। म्यूटेशनल ब्रीडिंग की यदि बात करेंगे तो इसके अंदर ना हम म्यूटेशन करेंगे, और म्यूटेशन का मतलब आपको पता ही है क्योंकि हम पढ़ के आए हैं अपने जेनेटिक्स वाले सेक्शन में। म्यूटेशन का मतलब होता है वेरिएशन आना, जब जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन आएगा, मींस जब हम किसी
ऑर्गेनिज्म के या किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, उस प्लांट के हम जेनेटिक मेकअप को या डीएनए के सीक्वेंस को, नाइट्रोजन के सीक्वेंस को जब चेंज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम? म्यूटेशन कॉज करते हैं और उस म्यूटेशन की वजह से हम डिजायरेबल कैरेक्टर को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग में क्या करेंगे? इन दिस the desirable characters in a crop or plant can be obtained by changing the genetic sequence of any plant। और ये हम कैसे कर सकते हैं? It can be done by म्यूटाजन। ये ना म्यूटाजन से किया जा सकता है। और म्यूटाजन क्या हो सकते हैं? म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे यूवी रेज हो सकती हैं, जैसे गामा रेज हो सकती हैं, जैसे आपकी एक हो सकता है 5 ब्रोमो यूरासिल। ये सारे म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट हैं, यूवी रेज, गामा रेज, 5 ब्रोमो यूरासिल। इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे? इनकी हेल्प से हम म्यूटेशन क्रिएट करेंगे और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करा के नया प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम कि इससे हमने कौन कौन सी वैरायटी बनाई है। तो म्यूटेशन ब्रीड से हमारे पास जो एग्जांपल आते हैं वो क्या है? एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। एक हमारे पास आता है मूंग बीन्स। एक वैरायटी है मूंग बीन्स की जो म्यूटेशन ब्रीडिंग से बनाई गई है। और ऐसे इसको आंसर टेबल फॉर्म में बना दो। तो सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पर हो गई वैरायटी, और ये हो गया डिजीज रेसिस्टेंट। किस डिजीज से वो रेसिस्टेंट है? जैसे एक है मूंग बीन्स। जो मूंग बीन्स है ये म्यूटेशन ब्रीडिंग से बनाया गया और ये किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट है? ये रेसिस्टेंट है येलो मोजेक वायरस के अगेंस्ट, येलो मोजेक वायरस के अगेंस्ट, येलो मोजेक डिजीज के अगेंस्ट एंड पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है? इसमें ना मूंग दाल का जो होता है, मूंग के जो बीन्स होते हैं, मूंग के अंदर ऐसा पाउडर पाउडर हो जाता है, मीन्स वो बहुत जल्दी क्रश हो जाते हैं और पाउडर पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज को हमें रोकना होगा। तो इसको रोकने के लिए हमने क्या करा? मूंग बीन्स की वैरायटी बना दी म्यूटेशन ब्रीडिंग से। फिर सेकंड हमारे पास आता है, सेकंड जो हमने वैरायटी बनाई है ये बनाई है हमने लेडी फिंगर की। लेडी फिंगर का साइंटिफिक नेम है एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस। एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस। और इसकी वैरायटी का नाम याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है। इसकी जो वैरायटी है जो हमने डेवलप की है वो है परभानी क्रांति। ये आपका ना बायोटेक में बहुत पूछा जाता है, परभानी क्रांति। ठीक है, परभानी क्रांति बनाई है। और ये परभानी क्रांति किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है? ये रेजिस्टेंट है येलो मोजेक वायरस में। येलो मोजेक वायरस से अपने आप को ये बचा के रखेगा। तो ये हमने म्यूटेशनल ब्रीडिंग की बात कर ली और म्यूटेशनल ब्रीडिंग से बनने वाले हमने कुछ क्रॉप को भी समझ लिया। ठीक है जी, तो ये नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग करेंगे फॉर इंसेक्ट रेसिस्टेंट या इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए। ऐसे प्लांट बनाएंगे
जो अपने आप को इंसेक्ट के एक्शन से बचा सकें। तो उसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए हमें प्लांट ब्रीडिंग करनी है। तो इस मेथड से हम जो क्रॉप्स बनाएंगे वो कैसी होंगी, वो सारे के सारे इंसेक्ट पेस्ट से या इंसेक्ट के एक्शन से अपने आप को बचाएंगे। तो बाय दिस मेथड वी प्रोड्यूस क्रॉप्स या प्लांट्स जो कि क्या होंगी, रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट एक्शन। तो इंसेक्ट से होने वाली डिजीज इनमें नहीं होंगी, ठीक है। और इसमें यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्वालिटीज देखेंगे तो क्या क्या रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वालिटी देखिए, नंबर 1 सबसे पहली क्वालिटी क्या होगी इनमें कि ये कीड़ों से अपने आप को रेसिस्ट करेंगे। रेसिस्टेंस टू जैसिड्स इन कॉटन। कॉटन पे जो कीड़ा लगता है वो उस पे नहीं लगेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है रेसिस्टेंस टू लीफ बीटल्स इन व्हीट। रेसिस्टेंस टू लीफ बीटल्स इन व्हीट। गेहूं पे जो लग जाती हैं, पत्तियों पे चींटी लग जाती हैं कीड़ियां, वो नहीं लगेगी। और तीसरा है व्हीट का जो स्टेम है वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्टली नहीं रहेगा, मींस थोड़ा सा थिक हो जाएगा, सॉलिड स्टेम हो जाएगा। इन व्हीट सॉलिड स्टेम leads to non preference by stem softly means soft। एक मिनट, ये होगा सॉफ्टली। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो सारे पॉइंट है ना, ये सब आपको आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे। रेसिस्टेंट टू जैसिड्स इन कॉटन का मतलब है कि कॉटन के ऊपर कीड़ा नहीं लगेगा। रेसिस्टेंस टू लीफ बीटल इन वीट का मतलब है कि वीट के ऊपर जो चींटियां लग जाती हैं उसकी पत्तियों को जो खराब करती हैं वो नहीं लगेंगी। फिर है जो वीट का स्टेम है ना, यदि वो सॉलिड रहेगा तो वो जब एयर चलेगी तो उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो ब्रेक हो सकता है, फॉलो हो सकता है, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो सॉफ्ट होने की वजह से क्या होगा, एक तो वो उस एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को बचा लेगा, दूसरा इसके ऊपर कोई इंसेक्ट वगैरह जो है वो रुक नहीं पाएगा क्योंकि इसकी सरफेस एक तो ये सॉलिड से थोड़ा सॉफ्ट ही हो गया है। दूसरा क्या होगा, जैसे कॉटन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो वीट की बात हो गई, एक हम कॉटन की बात करते हैं कि कॉटन की जो लीव्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, वो स्मूथ हो जाएंगी और नेक्टरलेस हो जाएंगी। जब स्मूथ हो जाएंगी और उसमें नेक्टर नहीं रहेगा तो कोई भी बॉल वॉर्म उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो स्मूथ लीव्स एंड nectarless, smooth leaves and nectarless cotton variety।
ठीक है, तो क्या होगा, डू नॉट अट्रैक्ट बॉलवॉर्म। तो इसके ऊपर बॉलवॉर्म, इसके पास अट्रैक्ट ही नहीं होगा। जब अट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या करेगा, इसको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, जो हमारी क्रॉप है, मेज की क्रॉप है, मेज में एस्पार्टिक एसिड का कंटेंट बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन कंटेंट लो हो जाएगा, शुगर कंटेंट लो हो जाएगा, ताकि जो स्टेम बोरर हैं, जो स्टेम को अंदर से खोखला कर देते हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे इंसेक्ट। तो इसमें क्या होगा, हाई एस्पार्टिक एसिड, हाई एस्पार्टिक एसिड कॉमा लो नाइट्रोजन कंटेंट and low sugar content in maize। ठीक है, तो इससे क्या होगा, so the stem borer, so stem borer do not get attracted या attract, स्टेम बोरर इसकी तरफ आकर्षित ही नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा प्लांट ब्रीडिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंस है जब हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना रहे हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज हम डेवलप करेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट या इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप को बनाने के लिए। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, अब हम एक टेबल बनाएंगे इसमें कि जिससे हमने कुछ, जिसमें हमारे पास कुछ क्या रहेंगे, इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप रहेंगे। तो हम वो टेबल पर तय करते हैं। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपको आपकी एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज मिलेंगे और इनपे से एज इट इज क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन आपसे एक बोलेगा कि भाई एस्पार्टिक एसिड हाई या लो शुगर कंटेंट या फिर लो नाइट्रोजन कंटेंट की क्या जरूरत पड़ती है, या आपसे पूछ लेगा, एक ये बहुत पूछा जाता है कि स्टेम यदि सॉलिड से सॉफ्टली हो जाएगा तो उसका क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये कुछ पूछा गया भाई, ये पूछेगा एक आपसे, ये 3 पॉइंट तो बहुत पूछे जाते हैं कि स्मूथ लीव्स का क्या बेनिफिट रहेगा प्लांट्स को, या नेक्टरलेस जो हो गया उसका क्या बेनिफिट रहेगा, और ये किस प्लांट के अंदर किस वैरायटी में डेवलप किया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अब हम आगे बात करते हैं, एक टेबल देखते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप को देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स of insect resistant, important crop of insect resistant। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं हम लोग सीरियल नंबर, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्रॉप, और यहाँ पर हो गई उसकी सेमी डॉट वैरायटी, जो हमने वैरायटी डेवलप करी है, वैरायटीज। और ये हो गया आपका इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंट, ये किस इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट रेसिस्टेंस है। तो नंबर 1 सबसे पहला हम देखते हैं, फर्स्ट आता है ब्रासिका। ब्रासिका की एक वैरायटी है, मस्टर्ड की वैरायटी है, पूसा गौरव, पूसा गौरव। तो ये जो पूसा गौरव है, ये एफिड से अपने आप को रेसिस्ट करता है। एफिड्स क्या होते हैं, एफिड्स होते हैं झिंगूर। ठीक है, इनसे अपने आप को बचा के रखेगा। सेकेंड वैरायटी जो है, ये है फ्लैट बीन्स की वैरायटी। फ्लैट बीन्स मतलब जो सेम होती है ना, सेम की फली जो आप लोग खाते हैं, वो है फ्लैट बीन्स। और इसकी 2 वैरायटी हैं, पूसा सेम, पूसा सेम 2, दूसरी बनाई है हमने पूसा सेम 3, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3। ये अपने आप को एक तो एफिड से बचाएगा, झिंगूर से, दूसरा जैसिड से बचाएगा, जैसिड मतलब कीड़ों से बचाएगा, और फ्रूट बोरर, इनके फल के अंदर ना कुछ बैक्टीरिया लग जाते हैं, सॉरी बैक्टीरिया, कुछ इंसेक्ट लग जाते हैं जो इनके फल को अंदर से खराब कर देते हैं।
तो काला काला कर देते हैं उसको, तो ये हो गया फ्रूट बोरर डिजीज। इन तीनों से बचा के रखेगा। इसके बाद थर्ड वन हमारे पास आता है लेडी फिंगर। लेडी फिंगर, भिंडी जिसे बोलते हैं, इसे हम भिंडी भी कहते हैं, ओकरा भी कहते हैं, ओकरा कह लो या भिंडी कह लो इसको, ठीक है। इसकी एक वैरायटी है पूसा, पूसा स्वानी, और दूसरी है पूसा A4। ये एक तो बचा के रहेगा शूट बोरर से, शूट बोरर एक आएगा, शूट बोरर, बोरर में ना एक आएगा शूट बोरर, और दूसरा बचा के रहेगा ये फ्रूट बोरर से, शूट बोरर और फ्रूट बोरर। तो इसी के साथ ये हमने कवर कर लिया अपना कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप हमने देख ली जो कि इंसेक्ट से रेसिस्टेंट कर रही हैं, ठीक है। ये कुछ टेबल्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूवमेंट या इम्प्रूव फूड क्वालिटी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी। अब देखो फूड क्वालिटी बढ़ाने का मतलब क्या है। फूड क्वालिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि हमें प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को बढ़ाना है। भाई हमारा जो फूड है उसके अंदर क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट क्वालिटी होनी चाहिए, मींस उसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। इतने अमाउंट में न्यूट्रिएंट कंटेंट होना चाहिए कि जब कोई एनिमल उसको इनटेक करे, यानी कि ह्यूमन बीइंग जब उसको खाए तो हमें कुपोषण ना हो, कुपोषण मतलब माल न्यूट्रिशन ना हो। तो माल न्यूट्रिशन को ओवरकम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, इन क्रॉप्स के अंदर या फूड के अंदर या प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें क्या बढ़ाना होगा हमें, भाई विटामिन बढ़ाने होंगे, उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना होगा, जो आपका फैट कंटेंट उसको बढ़ाना होगा, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ाना होगा, ये सारी चीजें हमें उसमें इंक्रीज करनी होगी। तो यदि हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करेंगे फॉर फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसमें हम लिखेंगे इट इज फॉर increasing the nutrient content या quality to overcome the malnutrition, ताकि हम माल न्यूट्रिशन को ओवरकम कर सकें। माल न्यूट्रिशन ओवरकम होगा तो जो क्या होगा, जो हंगर साइन है वो भी खत्म हो जाएंगे। हंगर साइन का मतलब है कमजोरी नहीं आएगी फिर। तो इसके लिए ना हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। अब हमारे 3 मेन टेक्निक इसमें रह गई हैं। एक रह गया है बायो फोर्टिफिकेशन, दूसरा रह गया है HCP और तीसरा रह गया है PTC। बस ये 3 टॉपिक पढ़ते ही हमारा प्लांट वाला सारा सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो एक क्लास का और है चैप्टर, 1 या 2 क्लास का, फिर ये चैप्टर मतलब ये वाला जो प्लांट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अब बायो फोर्टिफिकेशन की तरफ चलते हैं। प्लांट ब्रीडिंग फॉर न्यूट्रिएंट, फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम बायो फोर्टिफिकेशन टेक्निक का यूज करते हैं। तो अब हमारे पास आता है बायो फोर्टिफिकेशन। अब देखिए बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है। यदि जो बायो फोर्टिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करते हैं ब्रीडिंग द क्रॉप्स विद हायर
level of higher level of vitamins, comma minerals, comma protein, ठीक है, प्रोटीन टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है कि इसमें हम क्रॉप ब्रीडिंग करते हैं। क्रॉप ब्रीडिंग किस लिए करते हैं? ताकि उस पर्टिकुलर क्रॉप में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ये सारी चीजें जो हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब का कंटेंट बढ़ जाए। और जब इन सब का कंटेंट बढ़ेगा तो इससे पब्लिक हेल्थ क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। अब इसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं या एम्स क्या हैं बायोफोर्टिफिकेशन के? ऑब्जेक्टिव्स या इसको बोलते हैं हम लोग एम्स ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन में क्या करेंगे हम? तो इसमें सबसे पहली बात, नंबर 1, जो पहला एम है, पहला ऑब्जेक्टिव है, वो है प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी को बढ़ाना। प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, इस पर ध्यान देना है, इसको बढ़ाना है। दूसरा, नंबर 2, सेकंड एम क्या है इसका? ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, इस पे ध्यान देना है, इसको बढ़ाना है। तीसरा एम है विटामिन कंटेंट को, विटामिन के कंटेंट को बढ़ाना है। चौथा एम जो है इसका, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट को इंक्रीज करना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स कंटेंट को इंक्रीज करना है। इन सारी चीजों को हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है। जब ये सारी चीजें इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या होगा? तो इससे हमारा जो क्रॉप आएगा उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो ज्यादा रहेंगे। अब इससे हमने कुछ क्रॉप्स बनाई। यदि हम कुछ एग्जांपल देखें इसमें बायोफोर्टिफिकेशन से की मदद से हमने कौन कौन सी क्रॉप्स बनाई हैं, तो ऐसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला आता है, लगभग 200 हमने मेज की हाइब्रिड वैरायटी बनाई है जो कि क्या है? अमीनो एसिड रिच है। तो अबाउट 200 हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज which are rich of अमाइनो एसिड, जिसमें अमीनो एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में है। कौन कौन से हैं? 2 अमीनो एसिड इसमें मैक्सिमम है, एक है लाइसीन और दूसरा है ट्रिप्टोफैन। तो लाइसीन और ट्रिप्टोफैन रिच मेज की लगभग 200 वैरायटी प्रोड्यूस की गई है। दूसरा एग्जांपल यदि देखोगे इसका, तो एक है वीट की वैरायटी जो बनाई गई थी। वीट वैरायटी है एक, और वीट की वैरायटी है वही एटलस 66। और इसमें क्या खास बात है? जो ये वीट की वैरायटी एटलस 66 है, इसमें है हाई प्रोटीन कंटेंट। इस वीट में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है। इसके बाद थर्ड हमारे पास जो हमने एक एग्जांपल यदि देखेंगे था, थर्ड हमने बनाया है राइस की वैरायटी बनाई है। और जो राइस की वैरायटी बनाई है इसके अंदर क्या है? हैज 5 times मोर आयरन देन नॉर्मल राइस। नॉर्मल राइस के मुकाबले इस हाइब्रिड वैरायटी में 5 गुना ज्यादा आयरन है। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ 1-2 और एग्जाम्पल को समझेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे SCP, सिंगल सेल प्रोटीन, और फिर पढ़ेंगे PTC। तो यहाँ तक करके रखिए, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
जो भी डाउट रहे आपके, आप लोग अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।